आप बिना कुछ कहे लोगों को जिंदगी देते हैं। आप हमारे देश की लाइफलाइन हैं। लेकिन मैंने एक बात सीख लिया, हम कुछ भी प्लान कर लें, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। उसको नहीं देखा पर उसकी जरूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा पर उसकी जरूरत क्या होगी, डॉक्टर से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। डियर डॉक्टर्स, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हर्ष महाजन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया। और जब वो कुछ कहते हैं तो ना करना मुश्किल होता है। और यहां आके मुझे पता चला ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आप सब लोगों के साथ भी वो यही करते हैं। मित्रों, मैं उनसे पूछ रहा था कि डॉक्टर्स के सामने मैं क्या कहूं, क्योंकि हम जब मुसीबत में होते हैं तब हम डॉक्टर को बुलाते हैं। ये उल्टा है, डॉक्टर्स ने मुझे कॉल किया है। अगर मैं यहां नहीं होता तो इस समय एक शादी में हल्दी मेहंदी में बैठा हुआ होता। समय कम है क्योंकि मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है। मैं चाहता तो था कि आपसे बहुत सारी बातें करूं, और बहुत सारे डॉक्टर्स यहां मुझे कह रहे थे कि क्या हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जरूर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो जो दो चार सवाल लोगों ने यहां पूछे हैं उनका जिक्र मैं कर देता हूं, उसके बाद अगर समय रहेगा तो फिर हम और सवाल पूछ पाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 33 साल हो गए आपकी अदालत करते करते, अब तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। सच ये है कि अब भी जब कोई नया शो मुझे करना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार कोई शो करने जा रहा हूं। आज भी पैर कांप रहे होते हैं, माथे पे पसीना होता है, और शो शुरू होने के 5 मिनट पहले तक मैं सोच रहा होता हूं कि आज ये छत गिर जाए, आज ये लाइटें फेल हो जाएं, आज बस रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े, कल कर लूंगा। आई एम नेवर नेवर प्रिपेयर्ड। और ये पहले दिन से है। जो चीजें लोगों की पसंद बन जाती हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, वो ऊपर से जितने सेक्सी दिखती हैं असल में उतनी होती नहीं है। 1993 में पहली बार जब आपकी अदालत का शो रिकॉर्ड करना था, उससे पहले मुझे टीवी पर आने का कोई अनुभव नहीं था, मैं प्रिंट में था। पहला शो हमने डिसाइड किया सरदार खुशवंत सिंह जी के साथ, क्योंकि खुशवंत जी के बारे में यह था कि वो बहुत विटी थे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कह सकते थे। उनकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे किस्से थे जो मैं पब्लिक को बताना चाहता था। और शाम को दूसरे शो की रिकॉर्डिंग होनी थी, वो लालू यादव की। उस समय वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और वो भी बोलने में, विट में उनका कोई जवाब नहीं था। और उस जमाने में हम एक सेट लगा लेते थे और खर्चा बचाने के लिए 4 शो एक बार में रिकॉर्ड करते थे। ये शुरुआती पहला शो था। अब देखिए क्या होता है, सुबह 11 बजे मुझे लालू जी का फोन आया। मुझे 11 साढ़े 11 बजे स्टूडियो पहुंचना था। ये सोचा था कि 11:30 से 12:30 रिहर्सल कर लेंगे, 12:30 बजे खुशवंत जी का शो रिकॉर्ड करेंगे। खुशवंत जी के शो के लिए जो ऑडियंस बुलाई थी वो मैंने अपने जो मित्र थे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, मिरांडा हाउस की लड़कियां, LSR के फ्रेंड्स, ये सब लोगों को बुलाया था जो अच्छे से सूट बूट पहनकर आए थे। और एक लिटरेरी राइटर
डॉक्टर गोखले उनको खुशवंत जी का जज बनाया था। हमारी तरह से पूरी सब तैयारी थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। लालू जी ने फोन किया और कहा कि भाई साहब शाम को हमें पटना जाना है। तो मैंने कहा लालू जी शाम को तो हमारी शो की रिकॉर्डिंग है और इतनी मुश्किल से ये स्टूडियो ये सब तैयार हुआ है, तो कहने लगे कि हम अभी आ सकते हैं। मैंने कहा अभी कैसे करेंगे, अभी तो हमारे पास जो कैमरामैन है वो भी नहीं पहुंचे हैं, वो भी अभी आए हैं। अरे 2 फोटोग्राफर हमारे साथ है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि टीवी शो कैसे होते हैं, मल्टी कैमरा कैसे लगते हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर था। और उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। वो बिहार भवन में थे, मोबाइल फोन थे नहीं उस समय। जब तक मैंने दोबारा कॉल किया ये कहने के लिए आप अभी मत आइए, तब तक कहा कि वो निकल चुके हैं। नोएडा के ईगल स्टूडियो में लालू जी पहुंच गए। उस समय कटघरे के ऊपर कोई आदमी कील ठोक रहा था, एक जगह थोड़ा सा पेंट बचा हुआ था वो हो रहा था। ऑडियंस खुशवंत जी के लिए आ गई थी, वो इंतजार कर रहे थे और खुशवंत सिंह आने वाले थे। तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि सर 15-20 मिनट लगेंगे हमें तैयार होने में। तो मैं लालू जी को दिखाने लगा, देखिए ये स्टूडियो है, ये कंट्रोल रूम है, ये ऐसे है। तो उन्होंने कहा टहला रहे हैं। तो मैंने कहा जी कि अब 15-20 मिनट लगेंगे। किसी तरह से वो बैठे, हमने वो रिकॉर्डिंग शुरू की और जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू की एक साहब दौड़ते दौड़ते आए कि वो जज, क्योंकि जो मिसेस गोखले थी वो जज बनने को तैयार नहीं थी। वो ये कह रही थी कि मैं तो खुशवंत जी के लिए जज बनने आई हूं, मैं तो लिटरेरी राइटर हूं, आई डोंट नो दिस मैन। तो बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा जी आप थोड़ी देर बैठ जाइए, यहां पर शुरू कर लेते हैं, क्योंकि लालू जी चले जाएंगे। फिर शुरू किया तो एक साहब दौड़ते आए कि नारियल नहीं फोड़ा। तो लालू जी ने नारियल लिया हाथ में और बिल्कुल सेंटर में स्टेज के वो फोड़ दिया और चारों तरफ उसके टुकड़े बिखर गए। तो फिर कहा कि अब तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती जब तक ये सूख नहीं जाएगा। तो हेयर ड्रायर लेके उनको सुखाया गया। फिर शुरू करने लगे। फिर मैं पहला सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ा तो फिर दरवाजा खुला। तो लालू जी के लिए जिनको हमने जज रखा था, कुलदीप नैयर साहब, उनको किसी ने फोन कर दिया था, वो आ गए। उन्होंने कहा वो मेनू की करना है भाई। तो मैं जज साहिबा के पास गया। मैंने कहा कि नमिता जी वो कुलदीप नैयर साहब आ गए हैं, तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर यू प्लीज टेक योर प्लेस। तो मैंने कहा आप सचमुच की जज नहीं है। उनको समझाया, कुलदीप नैयर साहब बैठे, वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुई। और चूंकि लालू जी के अंदर विट बहुत था, बहुत अच्छा शो हुआ मुझे लगा कि, और लोग वहां जो बैठे थे ऑडियंस के, वो हंस हंस के लोटपोट हो गए। जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो जो डायरेक्टर साहब थे वो बॉम्बे में शोज रिकॉर्ड करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है, कमाल कर दिया आपने भाई साहब, क्या आपने सवाल पूछे, क्या उन्होंने जवाब दिए, ये वो। एक छोटी सी चीज रह गई। मैंने पूछा जी क्या रह गया? नहीं हो जाएगा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? जैसे बॉम्बे वालों की आदत होती है, अरे नहीं कुछ नहीं हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम प्रॉब्लम क्या हुई है ये बताइए ना। उसने कहा आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। और फिर जो कुछ मैंने बोला था उसको उन्होंने धीरे से सुन के, जो उसकी फीबल वॉइस थी वो मुझे बताया, वो दोबारा रिकॉर्ड किया, फिर बाद में एडिटिंग टाइम पर वो पैच पर किया। लेकिन मैंने एक बात सीख लिया, हम कुछ भी प्लान कर लें, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। हमारी सारी प्लानिंग, हमारी सारी थिंकिंग बदल जाती है, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारें, अगर आप कोशिश करते रहें, तो फिर सफलता जरूर मिलती है। जब आपकी अदालत का कोई शो किया, क्योंकि जो लोग आए थे वो सफल लोग थे, सक्सेसफुल लोग थे, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला।
अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उनको आपकी अदालत में लाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था और वो लंबी कहानी है कि कैसे मैंने उनको परसुएट किया, उनको लेकर आया। लेकिन जब वो आए तो चूंकि वो सदी के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक थे, उनके जवाब कमाल के थे। ऐसा लगता था कि किसी की जबान पर सरस्वती विराजमान है। उनके मुंह से जो निकलता था, जो वाक्य कहते थे, मैं आपको ये बहुत पुरानी बात है, मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा और मैंने बड़ी चतुराई की थी अपनी तरफ से। तो मैंने कहा था, अटल जी, आप कवि हैं लेकिन राजनीति में हैं, आप कुंवारे हैं लेकिन परिवार के साथ रहते हैं, तो आपके जीवन में इतना विरोधाभास क्यों है? तो उन्होंने कहा कि साहब, आपने देखा नहीं हमारे माता पिता ने हमारा क्या नाम रखा, हम अटल भी हैं और बिहारी भी हैं। जब नाम में ही कॉन्ट्रडिक्शन है तो लाइफ में तो होगा ही। उनको एक सवाल मैंने पूछा, उस समय एक घटना हुई थी गुजरात में, शंकर सिंह वाघेला ने बगावत कर दी थी, बीजेपी के एमएलए को एक प्लेन में भर के खजुराहो ले गए थे। तो अटल जी अपने जवाब में कह रहे थे कि हमारी पार्टी आदर्शों की पार्टी है, हमारी पार्टी मूल्यों की पार्टी है। तो मैंने कहा, जी आपकी पार्टी के मूल्य भी देखे, आदर्श भी देखे। आपकी पार्टी के एक नेता एमएलए को हवाई जहाज में भर के खजुराहो ले गए। मुझे लगा इस पर तो वो जरूर अटक जाएंगे। तो उन्होंने कहा, कभी कभी घर में जवान मौत हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई मां अपने बेटे को जवान देखना नहीं चाहती। गुजरात में जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, हमारी कोशिश होगी ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। ये जवाब सुनने के बाद में अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती। इतने आइकॉनिक, इतने और ऐसे ऐसे ओरेटर से जब सामना करना पड़ता है तो उसकी तैयारी फिर उसी तरह से करनी पड़ती है। लेकिन ये लोग जो बड़े बनते हैं वो वाकई में कितने बड़े होते हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब अटल जी के साथ ये शो रिकॉर्ड हुआ, टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, 13 दिन वो प्रधानमंत्री रहे और फिर उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। उस समय देवे गौड़ा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक डिनर दिया था, उसमें मैं था। तो अटल जी ने मुझे देखा और कहा कि आपको हमारे सामने हाजिर होना है। तो मैंने कहा, जी मैं समझ नहीं आया। नहीं, आपको हाजिर होना है हमारे सामने। तो मैं समय लेके गया और मैं सोचता था कि मैंने बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे थे तो जाहिर है नाराज होंगे, थोड़ी डांट लगाएंगे, क्योंकि मैंने उनसे यह भी पूछा था आपके चेहरे की लाली का राज क्या है। जब मैं उनके सामने गया, उन्होंने कहा बैठिए, और क्योंकि उनकी एक आदत थी, बहुत पॉज देते थे, खामोश रहे थोड़ी देर और फिर कहा कि हमें आपसे 3 बातें कहनी है और आज आप बोलेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे। मैंने कहा, जी आप बड़े हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे दिल पे बोझ है, हल्का करना चाहते हैं। पहली बात यह कि हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई। ये इतनी बड़ी बात थी। मैंने कहा, अटल जी आपकी 50 साल की तपस्या है, आप सार्वजनिक जीवन में। उन्होंने कहा, नहीं, इस कार्यक्रम के बाद हमने लोगों की आंखों में परिवर्तन देखा। दूसरी बात, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, आपसे मिले नहीं। मैंने कहा, 13 दिन में आप कितने लोगों को मिल सकते थे? कम नहीं, आपसे मिलना चाहिए था। और तीसरी बात, उन्होंने फिर हाथ बढ़ाया और कहा, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। यह महानता की, उदारता की पराकाष्ठा थी। उनको ये बातें कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
मेरे लिए ये बात इतनी बड़ी थी कि मैं आपसे कह सकता हूं 3-4 दिन तक मैं सो नहीं पाया। उनके शब्द मेरे कान में गूंजते थे। कोई आदमी दूसरे को इतना आदर कैसे दे सकता है, और जिसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे मन में उनका आदर, उनके प्रति आदर भाव वही रहता। इस एक इंसिडेंट ने बहुत कुछ सिखाया। आप अगर किसी को मानते हैं तो वो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करें, मन में छुपा के नहीं रखें। आपकी उदारता, आपकी ग्रेटनेस इसमें है कि आप दूसरे के टैलेंट को, दूसरे के हुनर को स्वीकार करें। जो लोग इस शो में आए वो कुछ सिखा के गए। मोदी जी जब आपकी अदालत में आए थे, 2014 की बात है। अभी जब मैं वो शो चल रहा था, किसी ने मेरे से पूछा था कि ये कब का है। 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। मैं जानता था कि पूरे देश भर में लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है, वो क्या करेंगे, क्या पर्सनैलिटी है, क्या सोच है, क्या विचार है, क्या करते हैं। तो जाहिर है उनके लिए शो करने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं दिन भर पब्लिक मीटिंग्स करता हूं, शाम को आ जाऊंगा, क्या आप रात को कर सकते हैं? मैंने अपने ऑडियंस कोऑर्डिनेटर से चेक किया कि भाई रात को 9:30-10 बजे ऑडियंस आ। उन्होंने कहा साहब मोदी जी के लिए आप रात को 12 बजे भी करोगे तो भी लोग आ जाएंगे। और मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा करना कि इस ऑडियंस में बीजेपी के सपोर्टर्स मत रखना, क्योंकि चुनाव का मौका है, कोई टेढ़े सवाल पूछेंगे तो उनको बुरा लगेगा, फिर वो लोग डिस्टर्ब करेंगे। मोदी जी रात को 9:30 बजे पहुंचे और फिर वो मेरे ऑफिस में आए। हमने सोचा कि 5 मिनट चाय पी लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो जब वो बोलने लगे तो पता चला कि उनका गला बिल्कुल बंद है, आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। और उन्होंने कहा कि ये चीज मैं फैक्टर करना ही भूल गया, क्योंकि दिन भर धुएं धूल में पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, रात को गला रोज बंद हो जाता है। तो देयर इज नो वे दैट वी कैन रिकॉर्ड द शो। हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे, फिर ऋतु जी मेरी वाइफ जो प्रोग्राम डायरेक्ट करती हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आपको मैं काली मिर्च का पानी देती हूं। तो उन्होंने कहा कि ये रोज ये सब इलाज करके देखता हूं, लेकिन गले की अपनी सीमाएं हैं, संभव नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा आप रात को रुक जाइए, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे 7-8 बजे रिकॉर्डिंग, तब तक। तो उन्होंने कहा मेरे पास पार्किंग नहीं है, मेरे पास पार्किंग सिर्फ अहमदाबाद में अवेलेबल है और कल मेरी सभा पटना में है। तो बड़े निराश मन से मैंने फिर यही सोचा कि हम कुछ प्लान करते हैं, ईश्वर कुछ और तय करता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप नीचे चलिए, जो ऑडियंस बैठी है कम से कम एक बार उनको अपनी शक्ल दिखा दीजिए, उनको ये नहीं लगे कि इतनी रात को उनको बुलाया और मोदी जी आए नहीं। तो उन्होंने कहा ये ठीक है। और मैंने कहा आप वहां कटघरे में बैठ के माइक लगा देंगे, थोड़ी सी जो भी आपकी आवाज जैसी निकल रही है इसमें 1-2 बात कह दीजिए, तो फिर हम ये प्रोमो चलाएंगे कि मोदी आए थे लेकिन गला खराब था, इससे रिकॉर्ड नहीं हो सका, हम फिर कभी रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने कहा चलिए इतना तो कर लेते हैं। अब जैसे हम नीचे स्टूडियो में घुसे, सारा स्टूडियो एक इरप्टेड, मोदी मोदी मोदी, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। तो मैंने अपने ऑडियंस कोऑर्डिनेटर से कहा, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें बीजेपी वालों को नहीं बुलाना है। तो उसने कहा सर ये बीजेपी वाले नहीं है, ये हमारे पहचान के लोग हैं। वो देखिए मेरा चाचा कनाडा से आए, ऊपर चढ़ के नाच रहा है, मोदी मोदी कर रहा है। फिर एक लड़की ने कोने में से खड़े होकर कहा मोदी आई लव यू। तो मोदी जी जोर से हंसे। फिर एक बुढ़िया, बहुत बूढ़ी औरत आगे बैठी थी, उन्होंने कहा कि बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। तो ऑल दिस बिकेम वेरी इमोशनल, एक तरफ इतना शोर, वाइब्रेंसी। फिर जब वो बैठे तो मैंने उनको 1-2 ऐसे बातें सुनाई। मैंने कहा देखिए आजकल मेरे मोबाइल पर मैसेज आते हैं, राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। और मैंने कहा एक किसने मुझे भेजा है कि सोनिया बोली अब तो बोलो है सरदार, मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो वो हंसने लगे, पब्लिक भी हंसने लगी, थोड़े तालियां बजाई। तो उन्होंने कहा ऑडियंस से भाई ऐसी चीजें आप लोग लिखते हैं, मैं तो नहीं लिखता हूं। ये जो सेंटेंस उन्होंने कहा, ये आवाज उनकी निकली। और
उसके बाद हमने 1.5 आवर नॉन स्टॉप शो रिकॉर्ड किया। वो जैसे नॉर्मल वॉइस थी उसमें बोलते रहे, और जब वो प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद जब मैं उन्हें बाहर छोड़ने गया तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की कुछ कृपा मुझ पर है, कुछ आप पर है, इसलिए ये हो पाया। और दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शो। जब मैं सुबह आज उठा था, सोच रहा था आपसे क्या बात करूंगा, तो मैंने सोचा था कि 2-3 बात मैं डॉक्टर से जरूर कहना चाहता हूं। एक तो आप हमारे देश के साइलेंट हीरोज हैं। आप बिना कुछ कहे लोगों को जिंदगी देते हैं। आप हमारे देश की लाइफलाइन हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एक बड़ा पुराना गाना है, उसको मैंने थोड़ा अमेंड किया आपके लिए। एक गाना है, उसको नहीं देखा पर उसकी जरूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा पर उसकी जरूरत क्या होगी। डॉक्टर से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। मैं दुनिया के जिस कोने में जाता हूं, जिस देश में जाता हूं, कहीं ना कहीं एक इंडियन डॉक्टर जरूर मिल जाते हैं। और ये डॉक्टर वो होता है जिस पर उस पूरे शहर को भरोसा होता है। इंडियन डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, देश का मान और सम्मान दिया है। इसके लिए ये देश आपका बहुत कृतज्ञ है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और मेरी ये दुआ है कि आप लोग इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें। जब कोई किसी डॉक्टर को देखता है तो उसके भीतर उसको भगवान दिखाई देता है। डॉक्टर के भीतर उसको वो दिखाई देता है जो उसका दर्द ले लेगा। लेकिन इसके बदले में आपके जीवन में कितने दर्द होते हैं, आपको कितने परिवार के सुख छोड़ने पड़ते हैं, आपको रात को 2 बजे 3 बजे कॉल आए तो उठना पड़ता है। मुझे लगता है देश के लोगों को इस दर्द को भी समझना चाहिए। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है ये विश्वास बना रहे, ये विश्वास और मजबूत होता रहे, और देश के लोग डॉक्टर्स को वैसे ही सम्मान देते रहें जैसे भगवान को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।